हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर, क्लास 12th का लास्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ये वाला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सारे जितने भी चैप्टर थे सारे ही हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, D&F ब्लॉक हो गया, चाहे जो भी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स सब कवर कर लिए। एक ही बचता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर। अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं पढ़ा तो आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको पहले क्या करना है, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसको पढ़ना है। एफ ब्लॉक अगर आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आपको इस चैप्टर में समझ आ जाएगा। ठीक, लेकिन डी ब्लॉक के बगैर कुछ नहीं होगा। तो डी ब्लॉक आपने पढ़ना है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स होते हैं सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। ठीक है, तो उनके जो आयंस होते हैं ना, उन आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह वो सब कुछ यहाँ यूज होने वाला है। ठीक, तो आपको पहले डी ब्लॉक पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इस चैप्टर पे आना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस चैप्टर का सिलेबस जो है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के अंदर कैसा है। ठीक, तो ये सिलेबस है, आप देखो ये वाला, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो देखो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, यूनिट 5। तो 7 मार्क्स का आता है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में। तो क्या क्या इसमें देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखनी है, लिगेंड्स देखने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। ठीक है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप्स, IUPAC नोमेनक्लेचर, बहुत कुछ देखना है। ठीक है, उतना ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, 6 या 7 लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, 6-7 लेक्चर्स में। तो आपको क्या करना है, ये जो सिलेबस है ये पहले प्रिंट करवाना है ऐसे छोटा सा। तो जहां आप नोट्स बनाओगे वहां पहले पेज पे ये चिपका देना है। ठीक, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने, अगर आपको मतलब केमिस्ट्री में 70 मार्क्स का पेपर होता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 70 में से आपको 68-69 लाने अगर, तो आप इसको प्रिंट लेके चिपका दो। तो जो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको टिक कर दो। जब हम पूरा पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, हो सकता है हमारा जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ना हो, आगे पीछे हो जाए, लेकिन लास्ट पे जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आप देखना सारे का सारा सिलेबस ही हमारा कवर होगा उस टाइम। ठीक, तो आप प्रिंट आउट लेके लगा सकते हो अपनी नोट्स वाली के ऊपर, नोटबुक के ऊपर। ठीक, अच्छा, तो आपको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर लेंथी है। मेरी कुछ जो वीडियोस है वो भी लेंथी हो जाती हैं, क्योंकि मैं 6-7 वीडियोस में लेक्चर कवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक, तो सब्र रख के आप लेंथी वीडियो को 2 दिन लगा के भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको मैं यही बोलूंगा कि आप नोट्स बनाओ, वीडियोस देखो, साथ साथ नोट्स बनाओ। मैं इसीलिए ये वीडियो में साथ साथ लिखता रहता हूँ, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करो। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपसे हो जाएंगे। तो चलो ये वाला आप देख लो एक बार सिलेबस कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कैसे कैसे पढ़ना वो सब हम लेक्चर में देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमें क्या देखना है पहले वो देख लेते हैं। तो ये टॉपिक से देखो, ये टॉपिक्स हैं जो हमें आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने। पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, वो इंट्रोडक्शन वगैरह सब आ जाएगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ने के लिए आपको इस्तेमाल होती, यूज होती हैं। तो वो टर्म्स हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक, हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाए, क्योंकि 8 टर्म्स हैं ऐसी जो हम यूज करेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आप सब्र से देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी टर्म्स हमें देखनी है। लिखा है मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, सेंट्रल एटम या आयन क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे मतलब डेफिनेशंस टाइप होती हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर बोलते हैं उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर आप चैप्टर को समझ नहीं सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने सारी टेक्स्ट बुक से ही ली हैं। ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक से ही ली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, मैं वो भी आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक, तो आप वीडियो में बने रहिए, अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो चलो देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स
जब पढ़े थे, जब मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाया था, वहां एक प्रॉपर्टी आई थी डी ब्लॉक कंपाउंड्स की, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी आई थी। हमने बोला था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सीज बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक। तो हमने कुछ ऐसा लिखा था, मैंने आपको बोला था कि वहां उस चीज को हम यहाँ इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कुछ ऐसा, जैसे कोबाल्ट NH3, ठीक है, होल 4, ऐसे करके कुछ 4+, ये ऐसे ही है, ये एक्चुअल में कोई आयन ऐसा होता नहीं है, ये खुद से मैंने लिखा है। ऐसे कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको बोला था बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सीज, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक। इतना आपने डी ब्लॉक में पढ़ा होगा। हमने क्या देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसे वाले। उनमें होता क्या है, एक तो मेटल का, ये मेटल एटम होता है या मेटल का आयन होता है, साथ में कुछ ग्रुप्स जुड़े होते हैं जिन ग्रुप्स को लिगेंड्स बोलते हैं, है ना, ये मैंने आपको वहां बताया था, ठीक। और ऊपर इसके स्केयर ब्रैकेट होती है, ऐसे स्केयर ब्रैकेट होती है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन बनाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक। अब देखो, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, ये कंपाउंड्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक। अब देखो, मॉडर्न, ये एक्चुअल में ये कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इनमें इनका जो इनकी स्टडी होती है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। दिखते भी थोड़े से ये कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, मतलब एक तो चीज़ होती है सिंपल, एक चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स, तो ये थोड़े देखने में भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और पढ़ने में भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इन्हीं को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो होती है, मॉडर्न मतलब ये पुराने टाइम में इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला था, ठीक है, लेकिन मॉडर्न जो वर्ल्ड है आजकल की दुनिया में इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं इन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। और इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऐसे ही बहुत सारे हजारों कंपाउंड, 500-600 कंपाउंड जो हैं, उनकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, ठीक। तभी हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, आपको पता चल गया। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं इन्हीं की ही स्टडी करेंगे, इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक। और बाकी सारी एक एक डिटेल जो है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, जितना आपके सिलेबस में आपके लिए जितना कुछ इंपॉर्टेंट है सारा ही मैं आपको कराऊंगा। आप इतनी टेंशन मत लो, ये आपको लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए था, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ मैंने टॉपिक पहला लिख दिया है कि हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ लाइनें लिखेंगे, ठीक है, उन लाइनों को समझेंगे और देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्यों हम इनको स्टडी करते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, ठीक है। तो हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, बाहर भी, हर जगह, बहुत जगह मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स का यूज होता है, ठीक। तो इसलिए हम पहले देख लेते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस चीज को मैं साफ कर देता हूँ, आई होप इतना आपको दिमाग में बैठा होगा। तो चलो साफ कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आप तैयार हो जाओ, फिर लिखना स्टार्ट करो। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप एक पॉइंट पहले ऐड करोगे जो मैंने आपको बता ही दिया है पहले, ठीक है, क्योंकि हर चीज की इंट्रोडक्शन हमें पढ़नी जरूरी होती है। अगर हम इंट्रोडक्शन ना पढ़ें तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या है, ठीक है, चैप्टर क्या है। तो आप पहला पॉइंट यहां ऐड करो इंट्रोडक्शन के अंदर, वी नो दैट, यहां लिखो, ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। वी नो दैट का मतलब ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। वी नो दैट ट्रांजिशन मेटल्स, ये हमें पहले से ही पता है। ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक। हमें यह पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। इस लाइन का यही मतलब है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, हमें यह पता है। अच्छा, अब आपको जब मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, वहां मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है। सपोज एक निकल वाला ले लेते हैं, निकल NH3 होल 4, ऐसे ब्रैकेट 4+, ऐसे कुछ ले लेते हैं। ये ऐसे ही है, ये एक्चुअल में ऐसा कंपाउंड नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए है। सपोज, ठीक, जब मैंने आपको बोला था
वहाँ कम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, मैंने बोला था ये 2-3 एग्जांपल्स याद रख लेनी है। तो हमने क्या देखा वहाँ वहाँ क्या देखा था कि यहाँ इन कम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो एक मेटल आयन होता है, ठीक है, ये मेटल का एटम या फिर मेटल का आयन होता है, और इस मेटल आयन के साथ कुछ ऐसे ये देखो ये एक्चुअल में अमोनिया है, NH3 है। NH3 क्या होता है? अमोनिया। तो यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल्स इस मेटल आयन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। तो मतलब ऐसा कुछ है, निकल के साथ NH3, अमोनिया कितने जुड़े हुए हैं? 4 NH3, ठीक, NH3 NH3 4 अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं इसके साथ, और तो कुछ नहीं है इसमें, यही चीज है और कुछ नहीं है। जब हमने देखा था तो हमने ये देखा था कि इसमें क्या होता है, एक मेटल आयन होता है, बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस मेटल आयन के साथ जुड़े होते हैं, और यहाँ इस पार्टिकुलर कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल कोई भी होता है यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो इस मेटल आयन के साथ जुड़ा होता है, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं लिगेंड, ठीक है, इनको बोलते हैं यहाँ लिगेंड। ये आपको थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखना, आगे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा लिगेंड क्या होता है, फलाना क्या, लिगेंड की टाइप, लिगेंड्स की टाइप वगैरह सब कुछ देखेंगे, लिगेंड के बारे में सारी डिटेल देखेंगे, ठीक। तो अभी आपको ये थोड़ा सा सिर्फ पता होना चाहिए। तो यहाँ जो लाइन लिखी है, वी नो दैट ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, मतलब ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। आगे आप लिखो, इसी लाइन के अंदर लिखो, इनमें क्या होता है, इन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, इन विच मेटल एटम्स आर बॉन्ड टू अ नंबर ऑफ एनाइंस, इन विच मेटल एटम्स आर बॉन्ड, ठीक है, टू नंबर ऑफ एनाइंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, ये पहली लाइन है इंट्रोडक्शन में, ठीक। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है यहाँ कि हम ये जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, बहुत सारे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, और कम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, मेटल एटम एक होता है, उसके साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक। ये जो मॉलिक्यूल यहाँ होते हैं, ये मॉलिक्यूल एनायनिक हो सकते हैं, एनायनिक का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ अमोनिया जुड़ा है, तो अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एनायनिक भी हो सकता है, जैसे सपोज इसकी जगह अगर हम लगा दें Cn-, तो ये एनायनिक है, माइनस चार्ज है, तो ये भी हो सकता है। तो वही यहाँ लिखा है, इन विच मेटल एटम्स आर बॉन्ड टू नंबर ऑफ एनाइंस, जहां कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है, मेटल एटम्स बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बॉन्ड मतलब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बॉन्ड टू नंबर ऑफ एनाइंस आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब या तो मेटल एटम एनाइन के साथ जुड़े होंगे, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला कोई मॉलिक्यूल होगा, नेगेटिव चार्ज वाला कोई आयन होगा, या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक। तो ये आप एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ो। तो यही मतलब है कि हम जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो बहुत सारे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो कम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, उन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर मेटल एटम्स आर बॉन्ड टू नंबर ऑफ एनाइंस, मेटल एटम्स बहुत सारे एनाइंस के साथ या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ये मेटल एटम है, इनमें बहुत सारे एनाइंस होते हैं, मतलब या तो मेटल एटम यहाँ ये जो मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल या तो एनाइन हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट मेरे को फोकस कर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ जो है ना लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, अभी मेरी वीडियोस भी नहीं आती हैं, ठीक है, सर्दी है, लाइट बहुत कटती है यहाँ, इन्वर्टर है वो जो सेटअप है उसको चला नहीं सकता है, ठीक है, सेटअप जो है ना उसमें इन्वर्टर जो है 40 मिनट नहीं रुक सकता है, ठीक, इसलिए देखो कभी लाइट कम कभी ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आ गया होगा आपको समझ में कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या होता है, मेटल आयन के साथ मेटल आयन होता है, उसके साथ या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं या फिर एनाइंस जुड़े होते हैं। तो आप अगर एक बार इसको पढ़ोगे आपको पक्का समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, देखो इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी लिखो, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ठीक है, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी लिखा आपने, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स, ठीक है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। कोऑर्डिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CO डैश डाल के कोऑर्डिनेशन, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो वही लिखा है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाता है, ये ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, डी ब्लॉक मेटल, ठीक है, डी ब्लॉक मेटल ये कंपाउंड बनाते हैं। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, पहले बोला गया था क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इनको स्टडी करने के लिए एक अलग सी ब्रांच बनाई है केमिस्ट्री की, ठीक है। उस केमिस्ट्री की ब्रांच को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक। तो आगे आप लिखो, एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लिखा आपने, डीलिंग विद द स्टडी ऑफ, आगे लिखो, डीलिंग with the study of coordination compounds, coordination compounds, ठीक है, coordination compounds is called, या फिर is known as लिख दो, is known as coordination chemistry, ठीक, coordination chemistry, कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट कराता हूं क्योंकि थोड़ा सा नया चैप्टर है, ठीक। तो क्या बोलोगे, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सीज। तो वो आपने पढ़ा था कहाँ, डी ब्लॉक में। तो वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्सीज बनाते हैं, उनमें होता क्या है, उनमें एक मेटल आयन होता है, कुछ मॉलिक्यूल साथ में जुड़े होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जो इस मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं। तो इन ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक बुक होती है इसकी पूरी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पूरी बुक होती है। तो वो आप हायर क्लासेस में देखोगे। तो यहाँ जो लगा हुआ है आपका चैप्टर वो छोटा सा है, ठीक है, वो छोटा सा एक पार्ट है इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। अच्छा, आई होप आपको ये दोनों लाइनें समझ में आई होंगी, ठीक। अच्छा, अगर समझ में आई तो आप इस वीडियो को, लेक्चर को लाइक कर दो तो बड़ा सही रहेगा, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। मैं फिर और लेक्चर बनाऊंगा। अब देखो थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे, the chemistry of coordination compounds is an important, लिखो, the chemistry of coordination compounds, ठीक है, is an important, ठीक है, and challenging is an important and challenging, ठीक है, important and challenging, आगे लिखो, challenging area of modern inorganic chemistry, ठीक है। तो आपको पता है ये जो चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है जो डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये जो हम स्टडी करते हैं ना एलिमेंट्स, ये सारे कहाँ आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनको स्टडी करते हैं, ठीक है। इनकी जो केमिस्ट्री होती है उनको, उस केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसके होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को कहाँ स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक में। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है ये भी किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक। तो यहां जो लाइन मैंने लिखी है इसको आप समझो। द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग एरिया, मतलब जो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग है मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चैलेंज लेना पड़ता है। अभी तो आपको आसान लगेगा लेकिन आगे हायर क्लासेस में जब आप स्टडी करोगे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। चैलेंजिंग एरिया है क्या, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। उनको स्टडी करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ऐसे थ्योरी पढ़ना तो चैलेंजिंग नहीं है लेकिन इनके जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। अच्छा, आपके लिए यहाँ इस चैप्टर में कुछ मुश्किल नहीं है, आप दिमाग से ये वर्ड निकाल दो कि ये चैप्टर मुश्किल है, आपको बहुत आसान लगने वाला है, ठीक। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड करोगे, इतना आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करो। लिखो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12। लिखो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, एंड विटामिन B12, ठीक है। इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। आगे लिखो आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिखना है। तो क्या मतलब हो गया इसका कि क्लोरोफिल है जो, ठीक है, वो आपको पता है, हीमोग्लोबिन है ये भी आपको पता है, विटामिन B12 है, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है आप ये सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल देखो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। हीमोग्लोबिन एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, B12 विटामिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, ठीक, ठीक है। तो आप देखो ये जो तीनों कंपाउंड्स होते हैं ना ये भी किसके होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये एक्चुअल में, ठीक। यहां मतलब हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे क्लोरोफिल हम अगर देखें, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो विटामिन B12 और हीमोग्लोबिन देखें, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं किसके, मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के। मतलब क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, और विटामिन B12 कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यूज होते हैं, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो आप खुद सोचो अगर हीमोग्लोबिन ना हो किसी इंसान के ब्लड में, जैसे हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, अगर हीमोग्लोबिन हो ही ना तो इंसान जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ठीक। क्लोरोफिल हो ही ना तो प्लांट्स खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ठीक। तो इसलिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक लाइन है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल जो है उसमें कौन सा मेटल होता है, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्लोरोफिल किसका, मैग्नीशियम का, ठीक। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, हीमोग्लोबिन आयरन का कंपाउंड है, विटामिन B12 कोबाल्ट का कंपाउंड है। बाकी भी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं लेकिन आपकी बुक के ऊपर इतने ही लिखे हुए हैं, आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसकी पूरी एक केमिस्ट्री होती है, वो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आप और ज़्यादा स्टडी करोगे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो इसी में, तो लिखोगे वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, लिखो वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट्स, ठीक है, एटसेट्रा इन्वॉल्व, ठीक है। देखो इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। तो आप ये देखो मेटलर्जी वाला पहले चैप्टर होता था, 12th क्लास में भी खत्म हो गया, मतलब जहां मेटल की प्यूरिफिकेशन वगैरह होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट्स में
ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में कैटलिस्ट यूज होते हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत यूज होता है। ठीक, ये पॉइंट आपको यहाँ ऐड करना है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट आप लिखो लास्ट, दीज कंपाउंड्स आल्सो हैव मेनी एप्लीकेशंस। लिखो दीज कंपाउंड्स also have many applications। ठीक है, also have many applications। ठीक, in electroplating applications, in electroplating dyeing industry, dyeing industry and medicinal chemistry। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख लो, डाइंग इंडस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। क्या लिखा है? दिस कंपाउंड्स आल्सो हैव मेनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाइंग इंडस्ट्री एंड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक, तो यहां से आपको आई होप समझ में आया होगा क्या लिखा है मैंने। तो लिखा है दीज कंपाउंड्स, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता ही है क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मतलब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर या कहीं कोई कोट चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके। ठीक, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में, डाई करने में, है ना, कपड़ों को, या कहीं डाइंग इंडस्ट्री, जो डाई वाली कलर डालने वाली इंडस्ट्री होती है वहां यूज होता है। और मेडिसिन बनाने में, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होती है वहां भी इन कंपाउंड्स का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। आपको पता चल गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर हमें क्यों दिया हुआ है, हमें क्यों पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आगे हम और डेफिनेशंस इसकी देखेंगे एक्चुअल वाली कि क्या होती है। ठीक, तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। तो आप इसको लिख लो, तो फिर इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो अभी आप टॉपिक लिख दो अपनी नोटबुक के ऊपर। टॉपिक का नाम है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर यूज होंगी, वो हमें स्टडी करनी है पहले। ठीक, तो आप पहले लिखो अपनी नोटबुक के ऊपर, टॉपिक हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसके बाद हम पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो देख लेते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है हमारी ये एडिशन कंपाउंड। तो पहले आप जो टॉपिक लिखोगे उसके बाद पहली इंपॉर्टेंट टर्म लिखो, फास्ट करके लिखो, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, पहला हम देखेंगे एडिशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो लिखो एडिशन कंपाउंड क्या होता है, लिखो इसमें। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। देखो, एडिशन कंपाउंड का मतलब है कोई ऐसा कंपाउंड जो दो तीन कंपाउंड की एडिशन से बने। ठीक है, दो तीन कंपाउंड्स की एडिशन से बने। मतलब सपोज आपको पता है एडिशन का मतलब होता है प्लस होना उसके साथ। जैसे सपोज ये कोई कंपाउंड है, एक मार्कर कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये दोनों जुड़ जाएं अगर तो क्या बन गया? ठीक है, ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो क्या बन गया? एडिशन कंपाउंड। ठीक है, सपोज ये तीन अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ठीक, तो ये तीनों अगर जुड़ जाएं किसी तरह तो ये क्या बन गया? एडिशन कंपाउंड बन गया। ठीक है, यही होता है एडिशन कंपाउंड। आगे एडिशन कंपाउंड से ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को निकालेंगे। आप देखो कैसे। तो पहले आप लिखो यहां कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू आर मोर स्टेबल, पॉइंट क्या लिखो? कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू आर मोर स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू आर मोर स्टेबल कंपाउंड्स। आगे लिखो बाई क्रिस्टलाइजेशन, ठीक,
बाई क्रिस्टलाइजेशन इन अ फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, यहां लिख दो इन अ फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक, रेशियो are called एडिशन कंपाउंड्स, ठीक, एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो क्या मतलब हो गया इसका, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कैसे बनते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स की एडिशन होके बनते हैं। और कैसे उनकी एडिशन कराते हैं, बाई क्रिस्टलाइजेशन इन अ फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, मतलब हम क्या कराते हैं, उनकी क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, उनको जोड़ते हैं। और कैसे जोड़ते हैं, फिक्स्ड रेशो में, मतलब अगर हम एक मोल एक का लेंगे, दूसरे का भी एक मोल लेंगे, उसको बोलते हैं फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशो। इसको स्टोइकियोमेट्रिक भी बोलते हैं कुछ कुछ, ठीक है, मैं स्टोइकियोमेट्रिक बोलता हूँ, चलो अब से मैं भी स्टोइकियोमेट्रिक की बोलूंगा, ठीक, क्योंकि ये जो वर्ड है स्टोइशियो ही है, ये स्टोइकियोमेट्रिक है, ठीक। अच्छा, तो आप बोलोगे कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स जुड़ के, ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स जुड़ के जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, और वो जो स्टेबल कंपाउंड्स हैं वो कैसे जुड़ते हैं, फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखो, जैसे एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, अगर आपको ये जो मैं लिख रहा हूं छोटा दिख रहा है ना, तो आप जूम कर सकते हो अपने उस पे, मोबाइल पे या जहां आप देख रहे हो उस पे जूम करके देख सकते हो, ठीक। तो एग्जांपल में आप देखो, जैसे हम क्या करते हैं, दो, देखो यहां टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स भी आ सकता है, टू और मोर स्टेबल सॉल्ट्स भी आ सकता है, ठीक है, आर करके लिख सकते हो। दो या दो से ज्यादा स्टेबल सॉल्ट मिलके बने वो भी बोल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स जुड़ के बनते हैं वो भी बोल सकते हैं, ठीक। तो एग्जांपल में लिखो, जैसे हमारे पास कंपाउंड है KCl, KCl प्लस MgCl2 प्लस H2O। देखो ये तीन कंपाउंड्स हैं, जो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें, ऐड ऐसे नहीं कि मैथमेटिकल ऐड नहीं करना कि प्लस लिख दिया तो जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं, केमिस्ट्री की टर्म्स में उसको जोड़ना है, रिएक्ट कराना है आपस में, ठीक है, एडिशन करानी है। आपको पता है एडिशन एक रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन करानी है, उनको ऐड कराना है, ठीक। अब आप ये सोचो, ये कंपाउंड है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, ठीक। तो ये जो दोनों होते हैं इनकी हम क्या कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये हो गया ना फिक्स्ड रेशो में। हम इनकी बात करेंगे, ये वाटर हम यूज करेंगे इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, इनको जोड़ने एडिशन कराने के लिए वाटर यूज करते हैं, और यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। आप इन दोनों को देखो, सिर्फ फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ना इनकी, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, ठीक, तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है। अब आप ये सोचो, ये जो दोनों कंपाउंड्स हम जोड़ने वाले हैं ना, KCl पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों ही कंपाउंड आपस में अपने आप में स्टेबल हैं, ठीक है, अपने आप में स्टेबल हैं। तो वही हमने क्या करना है, इन कंपाउंड को हम जोड़ेंगे। तो आप पहले ये देख लो आगे बनेगा क्या। तो आगे जब यहां बनता है, वो बनता है KCl इंटू MgCl2 6H2O। जब हम क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। देखो ये एडिशन कंपाउंड है, इसमें हुआ क्या, इसमें सारे के सारे स्टेबल साल्ट जो हमने लिए थे, देखो ये कंपाउंड स्टेबल है, ये कंपाउंड अपने आप में स्टेबल है, ठीक है, वाटर हमने जोड़ने के लिए यूज किया, तो ये अपने आप में दोनों स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल होके एडिशन हो गई इनमें, मतलब ये दोनों ही कंपाउंड आपस में जुड़ गए, तो ऐसे कंपाउंड ये बन गया। देखो ऐसा होता है केमिस्ट्री में। इससे पहले आपने ऐसे कंपाउंड्स नहीं देखे होंगे, लेकिन अभी आपको इनकी आदत हो जाएगी, ठीक, आस्ता आस्ता। तो अभी देखो ये जो कंपाउंड बन गया इतना बड़ा, ठीक, तो आप खुद सोचो ये एडिशन कंपाउंड है कि नहीं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जुड़ रहे हैं, स्टेबल कंपाउंड जुड़ रहे हैं, मतलब अपने आप में ये स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये जुड़ के एक लंबा कंपाउंड बना रहे हैं बड़ा, तो ये कंपाउंड हो गया ना एडिशन कंपाउंड, ठीक। तो ये जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है कार्नालाइट। ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और इसको बोलते हैं कार्नालाइट। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक एडिशन कंपाउंड है। हमने क्या किया, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को जोड़ दिया, ठीक, जोड़ दिया और जोड़ के कंपाउंड बनाया, ठीक। अच्छा एक और एग्जांपल देखो। अच्छा जैसे
और एग्जांपल देखो, जैसे आप बोलोगे, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट को अगर हम जोड़ दें 4NH3 से, ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम जोड़ रहे हैं 4NH3 से प्लस H2O, ठीक। अब यहां स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो दोनों की सेम नहीं है, तो आप इतनी टेंशन मत लो, आप सिर्फ ऐसा सोच लो कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कहीं कहीं सेम हो भी सकती है, हो सकता है कहीं कहीं ना भी सेम हो, लेकिन आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ यहां यह समझना है कि एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है। तो यहां हम क्या करते हैं, तीन को जोड़ते हैं। देखो, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया, ये भी खुद में स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो इनको जोड़ के हम बनाते हैं कंपाउंड कॉपर सल्फेट, ऐसे कॉपर सल्फेट इंटू 4NH3 इंटू H2O, ये कंपाउंड बना देते हैं। तो आप खुद सोचो, ये एक कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक। और ये जो कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, टेट्रा अमीन, इसका नाम होता है टेट्रा अमीन, ठीक है, कॉपर सेकंड टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, कॉपर सेकंड सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ठीक। ये होता है इस कंपाउंड का नाम, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एडिशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक। तो देखो, इतना आपको पता चल गया एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। अब देखो, यहां एडिशन कंपाउंड से हम कुछ और चीजें निकाल के लेके आते हैं, ठीक। तो अभी आप लिखोगे टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ, आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। जो मैं लिखवा रहा हूं ना, आप ऐसा ही लिख लोगे तब भी आपके मार्क्स पूरे आएंगे, आपको समझ भी आएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से जुड़ के बने, उनको क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। और कभी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो फिक्स्ड हो सकती है, और हो सकता है कभी कभी दोनों कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अलग हो, फिर भी वो एडिशन कंपाउंड है। आगे आपको पता चलेगा वैसा क्यों होता है, ठीक। कि अभी हम देख रहे हैं ना टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स की टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स में देखो, दो टाइप के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देखो। पहली जो टाइप है वहां लिखोगे, पहली टाइप में आप लिखो दोज विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस, दोज विच dissociate completely in simple ions, those which dissociate completely into simple ions when dissolved in water, when dissolved in water, ठीक। तो दो किस्म के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। एक ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो अपने सिंपल आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये वही मैंने लिखा है, दोज विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक तो ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो अपने पूरे के पूरे आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड, कैसे कंपाउंड, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे डिसोसिएट हो जाते हैं टोटली अपने सिंपल आयंस में। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। इनको लिखो डबल सॉल्ट्स, ये याद रखना आप, डबल सॉल्ट्स आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में भी मिल सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डबल सॉल्ट्स क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे एडिशन कंपाउंड, ठीक है। देखो, जैसे ये एडिशन कंपाउंड है, ये एडिशन कंपाउंड है, तो अगर वाटर में डिसॉल्व होने पे ये सारे के सारे अपने आयन में ब्रेक हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट डिसोसिएट। कंप्लीट का मतलब है KCl भी डिसोसिएट हो जाएगा, MgCl2 डिसोसिएट, ये सब कुछ डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे एडिशन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। तो वही हमने यहां लिखा है, दोज विच डिसोसिएट कंप्लीटली,
दो टाइप देखो, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड की टाइप्स। एक टाइप होती है दोज एडिशन कंपाउंड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे एडिशन कंपाउंड जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, अपने आयंस में, ठीक है। ऐसे एडिशन कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल साल्ट्स, ठीक है, डबल साल्ट्स बोलते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो इनकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डबल साल्ट जो होते हैं उनकी एग्जाम्पल होती है, एक होती है मोर साल्ट, मोर्स साल्ट, ठीक है, मोर्स, MOHR, मोर है ना, मोर, मोर, मोर साल्ट। ये मोर किसी साइंटिस्ट का नाम है, इसने साल्ट बनाया था, साइंटिस्ट ने, साल्ट का नाम हो गया मोर साल्ट। और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है FeSO4, ठीक है, FeSO4 NH4 होल 2, NH4 होल 2, ठीक है, SO4 आगे साथ में, SO4 इंटू 6H2O, 6H2O। ये एक कंपाउंड है जो क्या है, जो एक्चुअल में क्या है, एडिशन कंपाउंड है। आप खुद सोचो ये क्या क्या चीजें मिलके बना हुआ है, किस किस चीज से मिलके बना है। देखो FeSO4 एक अपना कंपाउंड इससे मिलके बना है, NH4 होल 2 SO4 से मिलके बना है, और 6H2O साथ में लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक एडिशन कंपाउंड है। और ये क्या है, ये कौन सा एडिशन कंपाउंड है, डबल साल्ट है, डबल साल्ट है। इसका मतलब जब इस कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे कि टोटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, अभी आप एग्जांपल्स लिखो। तो ये पहला कंपाउंड है कौन सा, मोर साल्ट। दूसरा देखो पोटाश एलम, एक और होता है, उसको बोलते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम जो होता है इसका फार्मूला भी देख लो, KAlSO4 लिखो, KAlSO4, ठीक है, SO4 होल 2 12H2O। ये जो कंपाउंड होता है ये फार्मूला है पोटाश एलम का, ठीक है। ये ब्रैकेट जो है ना, ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाई है ताकि ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला यहां से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट आपको नहीं लिखनी है, यहां से फार्मूला स्टार्ट होता है, ये पूरा फार्मूला है, ठीक। इसी तरह ये पूरा फार्मूला है, ठीक है। ये आ गया पोटाश एलम, ठीक है। एक और कंपाउंड होता है यहां जो अभी मैंने आपको बताया था, कर्नालाइट, उसका नाम होता है कर्नालाइट, ठीक है, कर्नालाइट। तो इसका फार्मूला होता है KCl, क्या फार्मूला होता है, KCl MgCl2 इंटू, ये ऊपर लिखा है ना, ये इंटू 6H2O, 6H2, ठीक। तो ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं डबल साल्ट्स। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल साल्ट्स, ठीक है, गिव 3 एग्जांपल्स। तो आप ये 3 एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं, आप दे सकते हो। एक कंपाउंड कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है डबल साल्ट, मोर साल्ट, पोटाश एलम और कर्नालाइट। और इनकी फार्मूले आपको आने चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम जो होते हैं ना, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल, उनमें वाइवा में भी ये पूछा जा सकता है कि मोर साल्ट का फार्मूला क्या है, ठीक। ये फार्मूले भी आपको याद रखने हैं। अभी आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप देखो मैंने क्या बोला अभी आपको कि ये डबल साल्ट क्या होते हैं, ये एडिशन कंपाउंड की एक टाइप होती है। तो एडिशन कंपाउंड जो होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं 2 किस्म के। एक किस्म ऐसी होती है उसकी कि ऐसे एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पे टोटली ब्रेक हो जाएं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएं, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स को बोलते हैं डबल साल्ट्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, मोर साल्ट, पोटाश एलम, कर्नालाइट, ठीक। अभी हम इसको डिसोसिएट करा के देखते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर मैं लूं इसकी एग्जाम्पल, तो आप क्या करो, कोई एक ले लो, ये ले लो FeSO4, ये ले लो, ये वाला FeSO4 इंटू NH4 होल 2 SO4 इंटू 6H2O। तो जब ये मोर साल्ट है एक्चुअल में, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब है इसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी इसमें कंपाउंड जुड़े हुए हैं, सब के सब अपने अपने आयन में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे देखो ये फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट है ना, FeSO4, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, Fe2+ है, यहां से किस किस में डिसोसिएट होगा, देखो यहां से एक तो मिलेगा हमें, यहां से Fe2+, ठीक, ये मिलेगा। अब देखो
यहां से SO4 भी मिलेगा, SO4 भी देखो, ये FeSO4 भी ब्रेक हो जाएगा, Fe2 प्लस और आगे लिखोगे SO4 2 माइनस, ये ब्रेक हो गया। NH4 ये भी ब्रेक हो जाएगा, देखो 2NH4 प्लस ये मिलेगा, ठीक है। और यहां से सल्फेट यहां से भी ब्रेक होगा, तो यहां से एक सल्फेट ब्रेक होगा, एक यहां से सल्फेट ब्रेक होगा, तो 2 SO4 मिलेंगे, तो यहां 2 लगा सकते हैं, ठीक। तो ये सारा प्लस 6H2O, ये सारे के सारे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने किसकी एग्जांपल ली थी, ये एक्चुअल में मोहर्स सॉल्ट है, मोहर्स सॉल्ट। तो आप क्या करोगे, बोलोगे डबल साल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जिनको वाटर में अगर हम डिजोल्व करें तो जितने कंपाउंड से मिलके वो बने वो सारे के सारे ही अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक। तो देखो यहां जैसे हमने मोर साल्ट में अगर हम इसको क्या करें, डिसोसिएट करें कहां, वाटर में डाल दिया, तो क्या हो गया, ये कैसे डिसोसिएट हो जाता है, इसमें सारे के सारे आयन ही डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनमें सारे के सारे आयन ही डिसोसिएट हो जाएं, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोलते हैं डबल साल्ट्स, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अभी हम देखते हैं दूसरी किस्म एडिशन कंपाउंड्स की, ठीक। तो उसमें आप लिखोगे, लिखो दोज कंपाउंड्स, या ऐसे लिखो दोज which do not dissociate completely, ठीक है, into simple ions, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो अपने आयन में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स को बोलते हैं डबल साल्ट्स, ठीक। और एक ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ एडिशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो यहां मैंने लिखा है दूसरी टाइप में दोज विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते उनके सिंपल आयंस में, ठीक। और ऐसे एडिशन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, आगे लिखो, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक। अब आप खुद सोचो ये कौन से थे, डबल साल्ट्स। डबल साल्ट का मतलब है ऐसे कंपाउंड, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं अपने आयंस में जब उनको पानी में डालो, ठीक, पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएं। और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं डिसोसिएट होते, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या फिर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। और आपको पता है अगर इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक, कोऑर्डिनेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक किस्म के क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब वो दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को जोड़ के बनाए होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आप एग्जांपल में ऐड कर सकते हो, तो आपको आया ना ये समझ, दोज विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन, ऐसे एडिशन कंपाउंड्स आप ऐसे पूरा लिख सकते हो, दोज एडिशन कंपाउंड्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस, ठीक। तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर उन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल देखो, डिसोसिएट होंगे लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ पार्ट इनका डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट अपने आयन में नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है ये वाला K4 FeCN6, FeCN6, ये एक कंपाउंड है, ठीक, दिख रहा है आपको, है ना, ये कंपाउंड है। कैन डिसोसिएट टू, ये कैसे डिसोसिएट हो सकता है, देखो ये आपको एक किस्म का डबल, मतलब बड़ा सा कैसे एडिशन कंपाउंड जैसा दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि यहाँ ये K4 ऐड हुआ है, CN और Fe ये ऐड हुए हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो आप देखो
होना क्या चाहिए था, होना ये ऐसा चाहिए था कि जब हम इसको पानी में डालें तो ये K4 अलग हो जाना चाहिए था, Fe अलग हो जाना चाहिए था, Cn अलग हो जाना चाहिए था, सब अलग अलग हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, अब आप यहां लिखोगे ऐसा होता नहीं, ये टोटली अपने सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं होता, इसीलिए तो इन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ना, तो फिर तो ये बन जाते इससे, फिर तो वो कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं, वो तो सिंपल ही होता फिर। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो आप यहां लिखो एग्जांपल, ये वाला ये लिखो, आगे लिखो, कैन डिसोसिएट टू, कैन डिसोसिएट, डिसोसिएट टू, ये डिसोसिएट हो सकता है किसमें, FeCN6 4 माइनस प्लस 4K प्लस। ठीक, मतलब ये डिसोसिएट हो सकता है किसमें, कैसे डिसोसिएट हो सकता है, सिर्फ इसका ये जो K4, ये जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है K4, सिर्फ ये वाला पार्ट इस पूरे से डिसोसिएट हो सकता है। मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें ये सिर्फ कैसे डिसोसिएट हो सकता है, 4K प्लस प्लस ये वाला पूरा, ये पूरा ऐसे रह सकता है, ऐसे प्लस ऐसे डिसोसिएट हो सकता है। आगे लिखो, बट डू नॉट डिसोसिएट इनटू, आगे लिखोगे बट डू नॉट डिसोसिएट, ठीक है, इनटू Fe 2 प्लस एंड Cn माइनस। ठीक, देखो होना क्या चाहिए था, ये कंपाउंड भी डिसोसिएट हो जाना चाहिए था पूरा, Fe अलग हो जाना चाहिए था, Cn अलग हो जाना चाहिए था, ये अलग, ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो ये कैसे डिसोसिएट होता है, ये ऐसे डिसोसिएट होता है कि इसका ये जो K4 वाला पार्ट है ये पोटासियम है और कुछ नहीं है, K4 K का मतलब पोटासियम होता है, ये अलग हो जाता है यहाँ 4K प्लस प्लस, ये FeCN6 पूरा ही रहता है, यहाँ पूरा ही रहता है। ठीक, तो वही लिखा है कि ये डिसोसिएट कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो सकता है डिसोसिएट, बट डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe2 प्लस एंड Cn माइनस, मतलब ये यहां से Fe ये वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं होता। ठीक, तो आप इसको बोल सकते हो ना कि ये कंपाउंड जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो Fe भी Cn ये भी डिसोसिएट हो जाना चाहिए था, अलग अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, तो यही जो कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इन्हीं कंपाउंड्स को ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड जो है ऐसे वाला है और वो पूरे का पूरा डिसोसिएट हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, वो सीधा सीधा डबल साल्ट है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है, ऐसा कोई कंपाउंड जो एडिशन कंपाउंड हो, मतलब ये वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से जुड़ के बना हो, लेकिन वो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो अपने आयन में। ठीक, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप खुद सोचो, ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये इसको जब हमने पानी में डिसॉल्व किया ये डिसोसिएट हुआ, सिर्फ थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ, इसका K4 वाला पार्ट अलग हो गया, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट था उसको कुछ नहीं हुआ, वो पूरे का पूरा अलग हो गया, उसके बीच में कुछ डिसोसिएशन नहीं हुई। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसी चीज को एक लाइन में भी ऐड कर सकते हो, यहां आप नीचे लिखना, ठीक, नीचे लिखना आप, फिर एडिशन वाला पार्ट हमारा खत्म होगा। वही चीज मैंने लिखी है कि दोज एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है, दोज एडिशन कंपाउंड्स विच डू नॉट dissociate completely into simple ions are called क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां जो हमने लिखा है ना कि एडिशन कंपाउंड फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये जो फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ना ये हमेशा नहीं होती, क्योंकि एडिशन कंपाउंड दो किस्म के हैं। तो अगर डबल साल्ट बन रहा है तो फिर फिक्स्ड रेशियो में होगा। ठीक, अगर डबल साल्ट बन रहा है तो फिक्स्ड रेशियो में होगा, तो अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो फिर वो फिक्स्ड
स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में हो सकता है जुड़ा हो सकता है ना भी जुड़ा हो। तो आप खुद सोचो, खुद देखो, देखो ये मोर साल्ट है, डबल साल्ट है, इसमें फिक्स्ड में जुड़ा है, 1 मोल इसका जुड़ा है, 1 मोल इसका जुड़ा है। इसी तरह पोटैश एलम में भी देखो ऐसा ही है कुछ, ठीक है, 1 मोल ही है, 1 मोल ही है सारा। कैर्नोलाइट में भी 1 मोल जुड़ा है। तो डबल साल्ट्स के अंदर ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनमें हो सकता है फिक्स्ड रेशियो में जुड़े, हो सकता है फिक्स्ड रेशियो में ना ऐड हो, ठीक, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप एडिशन कंपाउंड ये लिखोगे, ठीक है, यही होता है एडिशन कंपाउंड, यही हमारा पहला पॉइंट था। यहां से आपको देखो कितना कुछ समझ में आ गया, यहां से आपको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में एडिशन कंपाउंड ही होता है, दो या दो से ज्यादा साल्ट्स, दो या दो से ज्यादा स्टेबल साल्ट्स को जोड़ के बनाया होता है। लेकिन वो ऐसा कंपाउंड होता है जब एक बार जुड़ जाता है तो फिर वो वाटर में अपने आप को मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक। तो एग्जांपल जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक, इनको लिखा जाता है, देखो इनको कैसे क्यों लिखा जाता है, ऐसे क्यों लिखा जाता है, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी आस्ते आस्ते, ठीक। तो देखो यहाँ जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा जाता है ना, लिखने के इसके मतलब लिखने का तरीका ऐसा होता है कि यहाँ जो है एक मेटल एटम लिया जाता है, उसके साथ कुछ लिगेंड्स लगाए जाते हैं, मतलब कुछ मॉलिक्यूल लगाए जाते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है। तो फिर उसका कुछ चार्ज होता है, जैसे ये कुछ चार्ज है, सपोज आयरन लगाया, ये बीच में CN साइनाइड लगाया, इसको ब्रैकेट में रखा, 6 साइनाइड लगाए, इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, उसके ऊपर कुछ चार्ज होता है। ये जो चार्ज होता है, इस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ और आयन इसके साथ जोड़ देते हैं। देखो जैसे 4- चार्ज है इसके ऊपर, तो चार्ज माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए 4K+ लगाए, तो 4K+ इसको स्टेबलाइज कर देगा। ऐसे कुछ इनको लिखा जाता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। इसको लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो वहां से आप मुझे पूछ भी सकते हो, ठीक। लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो अभी दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या होता है, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल है, तो आप लिखो, पहले पॉइंट लिखो, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम, इट कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, अ सेंट्रल मेटल एटम, अ सेंट्रल मेटल एटम, it constitutes a central metal atom or ion bonded to fixed number of ions or molecule। रुको, देखो bonded to fixed number of ions or molecules, ठीक है। आगे लिखो, enclosed in square bracket, closed in square brackets, ठीक। तो ये आपने लिखना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है। देखो यहां लिखा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब है इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी मैं आपको समझाता हूं इसको, पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखो, जैसे देखो ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं हमारे पास है कोबाल्ट, एक हम लिख लेते हैं, एक मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख लेते हैं। सपोज एक कोई कंपाउंड है कोबाल्ट NH3O6, सपोज ये, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ऐसा ना, ऐसा कंपाउंड है। अब आप इसको पढ़ो, आपको पता है यहां कि इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है,
ये जो कंपाउंड है ये कैसे बना होगा। इसमें एक तो कोबाल्ट है और दूसरा क्या जुड़ा है इसके साथ, अमोनिया जुड़ा है, NH3 होता है अमोनिया। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है इसमें कि ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। आप बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसको ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, NH3, ठीक है, NH3, NH3। सपोज ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जो हैं कोबाल्ट के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो 6 के 6 अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे इस कोबाल्ट को अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, ठीक, ऐसे डोनेट करते हैं। तो अभी देखो ये जो चीज है, इसी चीज को हमने उठा के यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। देखो आगे चल के आपको ये पता चलेगा इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बॉन्डिंग कैसे होती है, ये कैसे होता है, लेकिन अभी आप ये याद रख सकते हो कि ये जो अमोनिया, ये जो यहाँ जो मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं मेटल आयन के साथ, ये एक्चुअल में इनके पास एक्चुअल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सोचो कोबाल्ट के साथ कितने NH3 जुड़े हैं, 6, बस लिख दिया। अब इस पूरे को हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। वो ब्रैकेट कौन सी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक। तो अभी आप इसको पढ़ो, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप बोलोगे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी पार्ट है इसमें क्या है, एक मेटल एटम या फिर मेटल का आयन हो सकता है, उसके साथ फिक्स नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, ठीक। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोलोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी इनक्लोज्ड होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होता है, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक मेटल एटम या फिर मेटल का आयन हो सकता है, ठीक, और साथ में यहां आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं फिक्स नंबर के। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे पार्ट को, इतने पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को। देखो वही है एक्चुअल में, और कुछ नहीं है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वही है सेंट्रल मेटल एटम इसको बोलते हैं। ये जो देखो ये सेंट्रल मेटल है ना, जो मेटल का एटम यहाँ लगा होता है, मेटल का एटम, उसी को हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। आगे वाली डेफिनेशन में हम देखेंगे। तो यहाँ देखो कोबाल्ट सेंट्रल है ना, तो सेंट्रल कौन सा है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के आसपास अमोनिया जुड़े हुए हैं, तो वही लिखा है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस। मतलब ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और वो सारी की सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। आप एक बार पढ़ो डेफिनेशन, समझ में आएगा आपको, ठीक। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल। मतलब ये बॉन्ड होता है फिक्स नंबर ऑफ आयंस, ये फिक्स नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल होते हैं और इनक्लोज्ड होते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारा ही पार्ट है, पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो, एग्जांपल आपको एग्जांपल से और समझ में आएगा। एग्जांपल CO लिखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, COCl3 NH3 होल 3 NH3 होल 3 और ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक। ये जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आगे लिखोगे इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है, इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन, ये पूरा क्या है, ब्रैकेट के अंदर है ना पूरा। तो यहाँ कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, इसके आसपास क्लोराइड भी जुड़े हुए हैं, अमोनिया भी जुड़ा हुआ है, ठीक। ये Cl होल 3 बाहर आएगा, ठीक है। क्लोराइड भी जुड़े हैं, अमोनिया भी जुड़ा है। ये क्लोराइड क्यों जुड़ा है, अमोनिया क्यों जुड़ा है, ये अभी आपको आगे पता चलेगा, लिगेंड्स जब हम पढ़ेंगे उस टाइम, ठीक। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आप बोलोगे ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी
आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी, या फिर इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें क्या हो रहा है, इन विच कोबाल्ट आयन इज सराउंडेड बाई 3 अमोनिया मॉलिक्यूल, यहां लिखोगे इन विच कोबाल्ट आयन, कोबाल्ट है ना यहां, ये कोबाल्ट आयन इज सराउंड है, कोबाल्ट आयन किससे सराउंड है, 3 क्लोराइड आयन से, 3 अमोनिया मॉलिक्यूल से, इज सराउंडेड बाई 3 क्लोराइड आयंस, ठीक है, एंड 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अदर एग्जांपल्स देखते हैं, और कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना के देखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखते हैं। तो कुछ भी नहीं, आपको ये याद रखना, ब्रैकेट के अंदर जो होता है, जैसे NiCO4 आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है जिसमें निकल जो है CO के साथ जुड़ा हुआ है, 4 CO के साथ जुड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसी तरह प्लेटिनम Cl2 NH3O4 ऐसे लगा दो, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ NH2, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक। क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होता है उस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बस। तो जैसे ये स्क्वायर के अंदर ये पार्ट है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये पूरा है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये पूरा, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लो आपने पहले देखा था कि कुछ पार्ट को इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा था, जैसे पहले हमने अभी एक कंपाउंड देखा था, उसमें कुछ K4 यहां ब्रैकेट के बाहर भी लिखा था ना, ठीक है। वो कंपाउंड मैं आपको बता देता हूं एक बार। जैसे हम अगर ये देखें, जैसे देखें K4 ये ब्रैकेट डाली, ठीक है, FeCN6 ये ऐसा एक कंपाउंड हमने पहले देखा था, ऐसा ये वाला ही था वो, ठीक। ये कंपाउंड है, तो आप ये बताओ मुझे इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सिर्फ ब्रैकेट के, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसको बोलते हैं। ये बाहर वाला क्या है, बाहर वाले को क्या बोलेंगे, तो इस चीज के लिए आप एक पॉइंट ऐड करो। आपने देखा था ये जब हमने कंपाउंड लिखा था ना, अभी एडिशन कंपाउंड की ये दूसरी वाली टाइप में लिखा था, इसमें हमने देखा था कि जब हम ऐसे कंपाउंड की आयनाइजेशन कराते हैं, कैसे कंपाउंड की, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो इसमें क्या होता है, जो पार्ट ब्रैकेट के बाहर होता है, एक्चुअल में जो ब्रैकेट देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर जो पार्ट होता है ना K4, वही यहां आयोनाइज हुआ था, ठीक है, हुआ था ना, कुछ ऐसा बना था हमारा FeCN6, ठीक है, 4 माइनस प्लस 4K+। तो अब देखो ये आयन हुआ था, कौन सा आयन्स में कौन सा ब्रेक हुआ था, जो इस ब्रैकेट के बाहर वाला है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो है वो आयन्स में ब्रेक हो गया था, ठीक। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला आयन्स में ब्रेक नहीं हुआ था। अब देखो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है वो पानी में डिसोसिएट नहीं होता, वो ब्रेक नहीं होता, ठीक, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ब्रेक कौन सा होता है, सिर्फ बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला, मतलब ये अंदर वाला पार्ट जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो ये पार्ट है ये क्या करता है, ये आयनाइज हो जाता है, ये आयनाइज का मतलब आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इसी के लिए आप एक पॉइंट ऐड करोगे यहां, पॉइंट क्या है, देखो, द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, द आयोनाइजेबल ग्रुप्स, ठीक है, आर रिटन outside the square brackets, ठीक है, outside the square brackets and are called counter ions,
काउंटर आयंस। ठीक, तो आप बोलोगे ऐसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो मतलब आपको पता चल गया अभी कैसे दिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ पार्ट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ पार्ट होता है और कुछ पार्ट बाहर होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और बाहर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? आप इस लाइन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया जो बाहर वाला पार्ट होता है, ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट, वो आयोनाइजेबल होता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अंदर वाला नहीं होता। ठीक, तो यहां लिखा है द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन, मतलब जो आयोनाइजेबल, यहां कोई एटम भी हो सकता है, यहां कोई ग्रुप भी हो सकता है। ठीक, आगे हमें पता चलेगा इस जगह कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब जो ग्रुप आयोनाइज होने वाले होते हैं। ठीक, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है? देखो जो ग्रुप्स आयोनाइज होने वाले होते हैं वो आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द ब्रैकेट लिखे जाते हैं और उनको बोलते हैं काउंटर आयंस। ठीक, तो वही यहां लिखा है आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट्स एंड आर कॉल्ड काउंटर आयंस, उनको क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। ठीक, अच्छा, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि यहां इन ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो बाहर वाले ये आयोनाइजेबल आयन होते हैं, आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं काउंटर आयंस। ठीक है, अच्छा, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, या फिर जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास यही कंपाउंड है K4FeCN6, ये, तो इसमें आप बता सकते हो कि इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है काउंटर आयन। ठीक है, काउंटर आयन से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और काउंटर आयन क्या होता है। ठीक है, अभी इतना आप लिख लो। ये थोड़ा लेक्चर बनाने में मुझे हंसी नहीं आती है, मैं कभी कभी जबरदस्ती हंसता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो लाइव नहीं है ना, तो फिर मैं कैमरे से बातें करता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हंसने में प्रॉब्लम आती है। तो आस्ते आस्ते वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे हम कभी लाइव क्लास लेंगे तो वहाँ हम कमेंट वगैरह पढ़ के फिर स्माइल भी कर सकते हैं। ऐसे मैं सोचता हूँ कि मैं कोई भी फालतू बात ना करूँ, सीधा आपको पढ़ाऊँ। आपको एग्जाम के लिए तैयार करना, आप सीधा सीधा कर लो। ठीक, तो इसको लिख लो, फिर इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। चलो, अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टर्म में यहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होने वाली, उसका नाम है सेंट्रल एटम या फिर आयन। सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन क्या होता है आपको मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं थोड़ा। तो लिखो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिखो यहां इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिख लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर द एटम या फिर आयन, द एटम, एटम या आयन बोल दो, टू विच, टू विच, ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। देखो, आर बॉन्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक, अराउंड इट, आगे लिखो, अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, एटम या फिर आयन। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास है ये FeCN6, ठीक है,
4 माइनस, ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना। कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक। इसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो मेटल कौन सा है इसमें, मेटल कौन सा है ये बताओ। मेटल डी ब्लॉक का मेटल ढूंढना है आपको, डी ब्लॉक के मेटल आपको आने चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ आना चाहिए आपको, तभी यहां आपको समझ में आएगा। देखो ये मेटल है, ठीक। तो आपको पता है इस मेटल के साथ क्या जुड़े हुए हैं, साइनाइड जुड़े हुए हैं, Cn जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये मेटल है, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, ठीक है, कहीं यहाँ Cn, कहीं यहाँ Cn, और आपको पता है Cn के ऊपर होता है माइनस चार्ज, होता है ना। तो Cn एक एनाइन है, Cn एनाइन है, तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके इसके साथ ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक। ऐसा ही कुछ होगा, एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ 6 Cn जुड़े, तो ऐसे ही कुछ जुड़ेंगे। तो आप ये सोचो कि जब ये जो Cn6 है ना, यहाँ साइनाइड 6 है, ये जब इस मेटल आयन के साथ जुड़ेंगे तो एक किसी ज्योमेट्रिकल शेप में जुड़ेंगे, जैसे टेट्राहेड्रल शेप, जैसे ऑक्टाहेड्रल शेप, आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे स्क्वायर प्लेनर शेप, तो किसी एक शेप में जुड़ेंगे, ठीक है। तो उस शेप को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं या फिर ये वाला जो आयन है, ठीक, जो फिक्स नंबर, जिनका देखो फिक्स 6 जुड़े हुए हैं ना आयरन के साथ, ये वाले मॉलिक्यूल या फिर ये वाले अनायन जिस एटम के साथ यहां जुड़ते हैं, मतलब जिस मेटल के एटम के साथ या फिर मेटल का यहां आयन भी हो सकता है, उसके साथ जब जुड़ते हैं, ठीक, तो वो ये मॉलिक्यूल जिस मेटल के आयन के साथ जुड़ते हैं यहां, ठीक है, देखो ना, ये वाले मॉलिक्यूल इस आयरन के साथ यहां जुड़े हुए हैं, तो इसी मेटल आयन को बोलते हैं सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन। देखो ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये सेंटर में आ जाता है, तो ये वाले जो होते हैं ना Cn है, जैसे यहाँ Cn6 है, NH3H2O और भी हो सकते हैं, आगे आपको पता चलेगा लिगेंड्स के अंदर बहुत सारे किस्म के लिगेंड्स पढ़ेंगे, वहां आपको पता चलेगा। तो ये जब जुड़ते हैं, ये एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बना लेते हैं, मेटल आयन सेंटर में आ जाता है, तो ये जो Cn है ये सारे एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना लेते हैं। तो ये जो मेटल सेंटर में आ जाता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल एटम। देखो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का सेंट्रल एटम कौन है, आयरन, ठीक। इसी को बोलते हैं सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन, ठीक, या फिर सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हो। तो आप अगर इस डेफिनेशन को पढ़ो तो यही है, देखो इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखी है, तो क्या आगे लिखा हुआ है, द एटम या फिर आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक। तो क्या लिखा है, द एटम या फिर आयन, मतलब ये एटम या फिर आयन जिसके, देखो टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स, जिसके साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स जुड़े हुए हैं या फिर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में। तो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे कैसे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनती है। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब यही होता है कि स्क्वायर की फॉर्म में जुड़े, ट्रायंगल की फॉर्म में जुड़े, या फिर ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में जुड़े, या टेट्राहेड्रल की फॉर्म में जुड़े, किस फॉर्म में जुड़े, वो किसी फॉर्म में जुड़ते हैं। आगे लिखा है अराउंड इट, अराउंड इट का मतलब है इसके आसपास, ठीक, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि द एटम या आयन, मतलब वो वाला एटम, ये वाला एटम या फिर ये आयन जिसके साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इस आयन के साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, फिक्स्ड एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं, ठीक, इसके अराउंड। तो इसी को हम बोलते हैं, जिसके अराउंड ये जुड़े हुए हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन, ठीक। तो ऐसे आप बना के भी दिखा सकते हो, हर किसी में ऐसा सेंट्रल एटम होगा, ठीक। अच्छा एग्जाम्पल लिखो आप, एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में आप लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो एग्जाम्पल सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, द सेंट्रल एटम या फिर आयन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज यहां कुछ दी हुई है, उसमें आपको सेंट्रल एटम बताना है, ठीक। तो यहां लिखा हुआ है Ni, निकल का एक कॉम्प्लेक्स है, Cl2H2O4, Cl2H2O4,
अभी आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। आप अभी सोच रहे होंगे कि अभी यहाँ तो सिर्फ CN था, यहाँ सिर्फ वाटर आना चाहिए था, Cl कैसे आ गया। ठीक, तो ये चीज आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे भी कम्प्लेक्स होते हैं जिसमें एक ही ग्रुप होता है, ऐसे भी कम्प्लेक्स होते हैं जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, मतलब दो डिफरेंट लिगेंड्स जुड़े होते हैं। अभी इसके बाद हम लिगेंड्स पे ही जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक, आपको उसके बाद आस्ता आस्ता देखो, आस्ता आस्ता चीजें समझ में आएंगी ना, एकदम नहीं हो सकता। अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ आप उतना पहले समझो, ठीक, उतना समझो, बेस बनेगा, आगे आप चलोगे। ये हमारे पास है सेंट्रल एटम आयन बताना है हमें किसमें, इसमें। ठीक है, कॉमा डाल के लिखो कोबाल्ट, यहां दूसरा कोबाल्ट Cl NH3 5, फिर कॉमा डालो और लिखो FeCN6 FeCN6 3-। ठीक, आगे लिखो R। ठीक, तो अभी आप मुझे बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। ठीक, आप खुद सोचो, सेंट्रल एटम जो होगा वो डी ब्लॉक का मेटल होगा, तो आप इसमें डी ब्लॉक का मेटल ढूंढो। देखो निकिल है डी ब्लॉक का मेटल, तो सेंट्रल एटम यही होगा, निकिल ही होगा। ठीक, तो निकिल यहाँ किस आयन में, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे आगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम सीखेंगे। तो निकिल यहाँ है, तो निकिल यहाँ सेंट्रल एटम यहाँ निकिल है। ठीक, तो आप खुद देख लो, निकिल सेंटर में होगा, सपोज यहाँ निकिल है, इसके साथ क्या क्या जुड़ा है, 2 क्लोरीन जुड़े हैं, मतलब यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है। उसके बाद 4 H2O जुड़े हैं, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ H2O 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 H2O, यही हो सकता है निकल, ये निकल सेंट्रल वाला है। ठीक है, तो आप खुद सोचो निकल ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्लोरीन तो यहाँ 2 है, तो क्लोरीन तो सेंट्रल हो नहीं सकता। तो इसमें क्या है, निकल है। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही है। देखो आप बोलोगे आपको क्या ढूंढना है, डी ब्लॉक का मेटल ढूंढना है। देखो कोबाल्ट है इसमें आयरन है, तो इसमें वही आप लिखोगे, इसमें क्या है निकिल, दूसरे में क्या है कोबाल्ट, और तीसरे में क्या है एंड आयरन। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकाली हुई होती है, यहां होती है 2+, यहां 3+, यहां 3+, आगे लिख सकते हो रिस्पेक्टिवली। ठीक, आप एक बार इस लाइन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है मैंने एग्जाम्पल में, मैंने लिखा है कि सेंट्रल एटम या फिर आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इसमें और इसमें क्या है, ये। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है। ठीक, तो ये इनमें सेंट्रल एटम। देखो आयन क्यों बोला है, क्योंकि यहां जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं उस टाइम मेटल की कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कुछ ना कुछ है, मतलब +3 है +2 है, कुछ भी है, तो उसको हम बोलेंगे वो आयनिक फॉर्म में। देखो जैसे ये आयन है, तो अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की यहाँ 0 आ जाए तो हम बोलेंगे वो एटॉमिक फॉर्म में, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में किसी भी एलिमेंट के एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। तो यहाँ देखो ये सारे के सारे आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ वही हो गया सेंट्रल एटम या फिर आयन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में कौन कौन सा है, ये वाला। तो आपको अभी इतना पता चल गया होगा कि क्या होता है सेंट्रल एटम, क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होता है ये पता चल गया होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है ये पता चल गया होगा, काउंटर आयन क्या होता है ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो आप किसी भी कम्प्लेक्स के सेंट्रल आयन को, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को बता सकते हो आराम से कि कौन सा है। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी वो हम आगे सीखने वाले हैं आस्ता आस्ता करके। अच्छा चलो, इतना समझ में आया अगर, तो आप एक पॉइंट और लिख लो इसी में। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, आप खुद ही देख लो, यहां सेंट्रल मेटल है ना। ठीक, ये लिगेंड्स, मतलब ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, ये CN आप खुद सोचो, CN के पास माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहां जितने भी CN लगे हुए हैं ना, हर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो ये वाले जो ग्रुप होते हैं ना, जो सेंट्रल एटम के साथ लगे होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अगर ये सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो सेंट्रल मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो आपको पता है ऐसा कोई मेटल या कोई ग्रुप या कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो किसका काम करता है, वो ल्यूइस एसिड होता है। ठीक, आपको पता है ना, ल्यूइस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर।
ठीक, तो आप देखो यहाँ ये आयरन जो है ये सब के मतलब हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट तो करेगा ही ना, है ना, तभी तो ये इसके पास रुकेंगे, तो ये एक्सेप्ट करता है। तो हर एक मेटल आयन यहाँ ल्यूइस एसिड का काम करता है, वो पॉइंट आप यहाँ लिख लो। सेंट्रल मेटल या आयन एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखो सेंट्रल मेटल, ठीक है, मेटल एटम लिख लो या आयन लिख लो, एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू इट, फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू इट, ठीक है। आगे लिखो hence it acts as Lewis acid, hence it acts as Lewis acid। देखो आपको ये पता है ना, ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस, आपको पता है ल्यूइस एसिड्स ऐसे होते हैं, ऐसे एटम या ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और ल्यूइस बेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक। तो आप अगर यहां देखो सेंट्रल एटम यहां है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये किसका काम करेगा, ये ल्यूइस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। ये सिर्फ एक ऐसी पॉइंट है आपके याद रखने के लिए, ठीक। और आपको पता है ये जो ग्रुप साथ में लगे हुए हैं यहाँ सेंट्रल एटम के साथ, ये जो ग्रुप यहाँ लगे हुए होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से होते हैं, अगर एक्सेप्ट करने वाला ल्यूइस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं, ठीक है, ल्यूइस बेस। ये किसका काम करते हैं, ल्यूइस बेस का काम करते हैं। तो आपको अगर याद रह गया ये पॉइंट, ठीक है, नहीं रह गया अगर तब भी ठीक है। देखो सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जो होता है एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स अटैच टू इट, जो मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं उनसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करता है। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ल्यूइस बेस की तरह, ठीक। तो ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेसिक्स के अंदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, वो थोड़ा सा लेंथी है, वो है लिगेंड्स। तो हम देखेंगे सारे के सारे लिगेंड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन लिगेंड्स की, वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। लिगेंड्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होती है, सारी ही चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा तो देखो आपको मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं कि ये सेंट्रल मेटल एटम है ना, सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ यहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जो इस सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इन्हीं ग्रुप्स को ही हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये होते कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअल में ल्यूइस बेस ही होते हैं। ल्यूइस बेस का मतलब ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे एनायंस या ऐसे कोई भी कंपाउंड एटम्स जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इन्हीं को यहाँ हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक। हमने अभी तक तो बोला था कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अभी हम बोलेंगे इनको लिगेंड्स, ठीक। तो ये सारे क्या है, लिगेंड्स हैं, ठीक। अभी हम देखते हैं, इसको साफ करते हैं, तो आप इसको लिख लो, कोई प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं, आगे देखते हैं अगला पॉइंट लिगेंड्स, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, लिगेंड्स जो है थोड़ा सा लेंथी भी होगा, ठीक है। तो आपको वहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा लिगेंड्स से, ठीक है, हर साल आता है वहां से। चलो ठीक है, साफ करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को इतना ही रखना चाहिए। तो हम इससे आगे लिगेंड्स वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आप इतना ही करो, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।